हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था काफी दिनों से, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। आज फाइनली हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो आज फाइनली हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स बचे हुए इसके अंदर, तो हम लोग आज इसको देखने वाले। तो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन इसमें 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसको आज हम लोग टोटली कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहो हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली आपको याद दिला दूं, इसके पहले जो भी चीज हमने पढ़ा था वो सब प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था। हमने देखा कि एंशियंट हिस्टोरियोग्राफी कैसा था, मॉडर्न देख लिया, बीच का मिडिवल देख लिया, फिर हमने बहुत सारे ऐसे जो नोटेबल स्कॉलर्स थे उनके बारे में देख लिया कि क्या क्या उन्होंने मेंशन किया था। फिर साथ ही में हमने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में कॉलोनियल देख लिया, ओरिएंटल देख लिया, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी देख लिया, और आज फाइनली हम आ चुके हैं पढ़ने के लिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो टाइम था, यानी हम जब आजाद हो गए, हमारा देश जब आजाद हो गया, तो उसके बाद क्या क्या चीजें जो है वो हुई और किस प्रकार हिस्ट्री को लिखा गया, और हिस्टोरियंस जो अलग अलग टाइप के थे सबका नाम आज मेंशन करूंगा यहां पे मैं, तो उन्होंने किस हिसाब से चीजें बताई, वो सब चीज डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। और साथ ही में अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्योंकि आपके लिए पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश ग्रामर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे वीडियोस, हर चीज का भंडार यहां पे प्रेजेंट है। पहले से ही बहुत सारे वीडियो हमने बना के रखे हुए हैं। पूरा का पूरा सिलेबस साइंस और मैथ्स का तो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये रोज हम लोग बना रहे, कंटिन्यूअसली बना रहे, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर सके। तो आप लोगों को बस एक काम करना है कि हमारे चैनल के अंदर जैसे आप घुसोगे, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको स्क्रॉल करना है। थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको हर एक चैप्टर्स के वीडियो जो है प्लेलिस्ट के आपको देखने मिल जाएंगे। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट देखने मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट में जैसे आप घुसोगे वैसे आपको अपने अपने चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहोगे, पढ़ाई करते रहना कंटिन्यूअसली, क्योंकि बहुत जरूरी है कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस छूट गया तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वैकेशन में जो आपका चल रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द स्कूल, जो ऑफलाइन शुरू होगा उसके पहले ही आप बहुत सारी चीजें कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा और बहुत आगे आप निकल जाओगे। ठीक है, तो जरूर से कर लेना। और 2 चैनल और है हमारे, उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर लेना, JR टॉक्स और JR ब्लॉग्स। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो हिस्ट्री इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की अगर मैं बात करें, तो इंडिपेंडेंस जैसे ही हो गया तो ऐसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, यानी हिस्ट्री और हिस्टोरियन जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हिस्ट्री के हिसाब से जो स्कॉलर व्यक्ति माने जाते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड के टाइम उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। जैसे कि अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि हमारा इंडिया धीरे धीरे तरक्की कर रहा था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, कम्युनिटीज हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, आइडियोलॉजीज हो गया, कल्चर हो गया, ये सभी चीज के ऊपर वो लोग ने इंटरेस्ट दिखाया और ये सोचा कि इसको हम लोग राइट करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है, किस हिसाब से चेंज हो रही है, ये सभी चीज हम लोग राइट अप करना शुरू करेंगे। तो मेनली जो हिस्टोरियोग्राफी इस टाइम पे जो हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये जो समय था इंडिपेंडेंस के बाद का, उस टाइम पे अगर मैं हिस्टोरियोग्राफी की कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में बात करूं तो 3 मेन आइडियोलॉजीज होते थे। पहला जो आइडियोलॉजी था वो था दोस्तों मार्क्सिस्ट। ठीक है ना, हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हिस्टोरियोग्राफी था, मैं पहले मेंशन कर देता हूं हर एक के नाम। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये पहला हमारा आइडियोलॉजी है, हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का हिस्टोरियोग्राफी है जो इस पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में होता था, जिसको बोलते थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। दूसरा जो टाइप का हिस्टोरियोग्राफी है वो है दोस्तों सुबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी। इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, हर चीज मैं बता दूंगा आपको। तो सुबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, सुबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी। एंड थर्ड वन इज, जो तीसरा जो आपको पढ़ना है आज, वो है दोस्तों फेमिनिस्ट आपका मतलब पता ही है, दैट इज फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये तीनों चीज हम लोग आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजेदार। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला, जिसका नाम है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारे प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो चीजें हैं वो होने लगी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डेवलपमेंट, ये सब चीज होने लगा था। एंड बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो थे इसके ऊपर फोकस करके रखे हुए थे। एंड उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें कि कोई भी अगर सोशल इवेंट होता है इस केस में, तो वो सब चीज किसके थीम में आ जाएगा, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के थीम में आ जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये सब चीज उसमें लिखा जाएगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जब इंडिया में थे तो उन्होंने एक चीज स्टडी किया था कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो किस प्रकार है। क्योंकि देखो, हमारा कास्ट सिस्टम ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना चीज है, और कहीं कहीं आज भी आप देखोगे तो ये कास्ट सिस्टम आज भी वैसे का वैसे ही चल रहा है, और लोग वैसे के वैसे ही कास्ट सिस्टम को यहां पे मानते हैं और उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज होने लगा। तो जैसे कि कुछ इंडियन हिस्टोरियन की बात करें जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जो मार्क्सिस्ट
हिस्टोरियन हिस्टोरियोग्राफी का जो आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पे फ्रेमवर्क किया था। जैसे कि अगर मैं कुछ नाम लूं, स्कॉलर्स लाइक दामोदर, धर्मानंद, कोसाम्बी, कॉमरेड, शिरपत, अमरुद दांगे, ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूं मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ये सब बुक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी हम लोग लेक्चर्स लेते हैं तो आप लोग अपना बुक सामने रखा करो ताकि आप लोग को क्लियर होते जाएगा बहुत सारे थियोरेटिकल चीजें, क्योंकि डबल फायदा हो जाएगा, आपको हमारा कंसेप्ट पता चलते जाएगा और आपका जो राइटअप का पार्ट है वो भी लिखने से बच जाओगे और आपके टेक्स्ट बुक में ही आप मार्किंग कर सकते हो, किसी चीज का मतलब जो मैं बता रहा हूं उसको वहां पे अंडरलाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने का, क्योंकि इससे बेटर कोई तरीका होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाते तक नहीं है, ठीक है ना, स्किप कर देते हैं। तो हम लोग हर चीज मेहनत करके आपको लंबे लंबे लेक्चर्स ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, कंटिन्यूसली बोलता आपको पता है हमारे वीडियोस में कोई भी एडिटिंग नहीं होती है, आपको पता है, जस्ट स्टार्टिंग का एडिटिंग, इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हम लोग वन शॉट में वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और आपको पता भी होगा कि हमारा तरीका क्या है। अगर आप पहले से ही देखते होंगे तो बहुत ही रेयरली आपने कट वगैरह देखा होगा अगर कुछ गलती हो जाती है तो, अदरवाइज कोई भी गलती नहीं होती है और हम कंटिन्यूसली बनाते हैं, ठीक है ना, एक ही फ्लो में। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आधा घंटा भी मैं वीडियो बना लेता हूं तो मेरा जो तरीका है बोलने का कि मैं इतना फास्ट कंटिन्यूसली हाफ एन आवर तक बोलता हूं तो पूरा गला जो है ड्राई अप हो जाता है। ये आप लोगों को भी पता होगा कितना डिफिकल्ट टास्क है कंटिन्यूसली आधा घंटा बोलना इस स्पीड के साथ, तो ये सब चीज आप समझ पाते हो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हम जो यहाँ पे मेहनत करके राइटअप भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो बचने के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखा करो जिससे आपका डबल बेनिफिट होगा। तो ये चीज प्लीज आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लो, एक बड़े भाई के तौर पर ये चीज जरूर से कर लेना, ठीक है। ओके तो जैसे कुछ मैं नाम ले रहा हूं स्कॉलर्स व्यक्ति का, जैसे कि अगर मैंने बोला दामोदर, धर्मानंद, कोसाम्बी, कॉमरेड शिरपत, अमरुद दांगे हो गए, रामशरण शर्मा हो गए, कॉमरेड शरद पाटिल हो गए, इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था किस चीज में, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को लिखने और समझने में, ये बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प किया था एक तरीके से, ठीक है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा हिस्टोरियोग्राफी है, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाम से आप देखोगे तो है तो ये ब्रिटिश, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था इसमें, इसीलिए इतने सारे जो लोग हैं आप देखें जिनका नाम मैंने लिया, ये सब के सब क्या है, इंडियंस है, ठीक है। तो जो कॉमरेड डांगे जो थे वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे किसके, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, आपको पता होगा एक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके फाउंडर यानी कि उनके संस्थापक थे, उन्होंने ही शुरू की थी इस पार्टी को। एंड उनका जो मेन मिशन यही था कि जो स्लेवरी है ना, स्लेवरी इसको हटाना है, स्लेवरी को मिटाना है। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, लोग जबरदस्ती किसी को लाके अपने घर का काम करवाते थे, आपको पता होगा, स्लेव बना के रखते थे, गुलाम बना के रखते थे। जैसे ब्रिटिश के टाइम होता था कि लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स लोग इंडियंस को पकड़ते थे, अपने घर का बाथरूम साफ करवाते थे, अपने घर में झाड़ू पोछा, घोड़ा को ठीक करना, ये सब काम करवाते थे। सोचो यार, हमारे एंसेस्टर्स ने, मतलब चलो हम तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होंगे या फिर उनके पेरेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं गुलामी झेल चुके हैं दोस्तों, तो उनको जरूर से पता होगा कि इसका तकलीफ क्या है। तो ये जो हमारे थे, उन्होंने ये स्लेवरी को हटाना है और ये कम्युनिज्म को हटाना है दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया और एक तरीके से उन्होंने बुक मेंशन की है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बुक वगैरह लिखने के बाद हिस्टोरियोग्राफी में इनका बहुत बड़ा रोल है और खासकर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यही चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक आज का जिसका नाम था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। सेकंड जो पढ़ना हमको वो है सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये सुबाल्टर्न नाम का जो हिस्टोरियोग्राफी है ये एक्जैक्टली क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग नजर डालने की कोशिश करते हैं। तो सुबाल्टर्न की बात करें तो सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो नींव रखी गई थी, जो बीज बोया गया था, वो यहां पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ही आ गया था। यानी कि एक तरीके से देखो आप, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई दूसरा कोई शुरुआत करता है, करेक्ट है। आपने देखा होगा कि दुनिया में अगर सबसे पहला चीज जो आया होगा उसको देख के दूसरे लोगों ने कॉपी किया होगा। पहली बात जब पढ़ाई लिखाई शुरू हुई होगी तो उसको देख के कोई दूसरा स्कूल खुला होगा, उसको देख के कोई दूसरा स्कूल खुला होगा। इसी प्रकार जब ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी चल रहा था उसी को सीड बना के, यानी कि उसको ही एक तरीके से इन्फ्लुएंस में लेके यहाँ पे जो सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है उसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें जो इटालियन हिस्टोरियन थे, इटालियन यानी कि इटली से बिलोंग करते थे, इटली से उनका नाता था, तो जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्स्की, ठीक है ना, ये सब नाम आपको भूल जाएगा। तो एंटोनियो ग्राम्स्की नाम के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे जो कि बहुत ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर डेवलपिंग द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा नीचे तट के लोग जो होते थे, यानी कि जो नीचे के लोग होते हैं ना, जो जिनका कास्ट नीचा है, जो सबसे लोएस्ट हम लोग मानते थे। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में आज भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम चलता है और लोग आज भी बहुत सारे लोग को जो नीचे वाले कास्ट के होते हैं उनको यहाँ पे अच्छा नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों यार। मैं तो हमेशा बोलता हूँ इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इतना महान बनाया गया है अंबेडकर द्वारा, तो ये सब चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज भी कुछ लोग जो मानते नहीं है ये सब चीज को। तो ये जो थे इनका फोकस, इनका मेन यही था। और इनफैक्ट जो सुबाल्टर्न था उसका बेसिक मीनिंग यही होता है, बॉटम मोस्ट रैंक, यानी कि सबसे नीचे वाला रैंक। क्या बोल रहा हूं मैं, बॉटम मोस्ट
रैंक, यानी कि सबसे नीचे वाला रैंक, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनका कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो रैंकिंग होता है वो बहुत ही नीचे होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए और उसको समझाने के लिए, उसको डेवलप करवाने के लिए यहां पे सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को मेंशन किया गया था। और हिस्टोरियन जो थे वो इनके तकलीफ और इनके जो चीजें थे, जो फैक्ट थे वो बताते थे। तो नॉर्मली फोल्क जो थे हमारे, फोल्कलोर, ठीक है ना, तो उन्होंने कंसीडर किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स जो सुबाल्टर्न हिस्ट्री में लिखा था, जैसे कि रंजीत गुहा जो थे, जो कि इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था हमारे इंडियन हिस्ट्री में, ताकि ये जो चीजें हैं वो बता सके। एंड स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्रिएट की थी उन्होंने, ठीक है। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे उसमें, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सुबाल्टर्न आइडियोलॉजी जो था यहाँ पे, जो महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे यहाँ पे, ठीक है ना, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्रिएट किया था, आपको पता ही है, ठीक है ना। ये जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी कम्युनिस्ट, या फिर कम्युनिस्ट नहीं बोलूंगा, उसी पर्टिकुलर जोन से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने संविधान बनाया और उन्होंने सोचा कि जो हमारे देश में ये बुरा हाल हो रहा है ये आगे जाके ना हो, ये पीढ़ी 10 पीढ़ी के बाद ना हो, तो इसीलिए उन्होंने संविधान को क्रिएट किया और इस हिसाब से क्रिएट किया कि हर पर्टिकुलर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एक बड़ा सा बड़ा व्यक्ति कोई हो या फिर छोटे जात वाला व्यक्ति हो, दोनों साथ में हाथ डाल के बैठ सकते हैं, इस प्रकार से चीजें हो। तो ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। और महात्मा फुले जो थे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द शूद्र अतिशूद्र, आपको पता होगा ये वर्ड शूद्र, शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने में। शूद्र, शूद्र अतिशूद्र, ठीक है, आपको पता होगा शूद्र का मीनिंग शायद। शूद्र, शूद्र क्या होता है? सबसे लोएस्ट कास्ट माना जाता है, ठीक है ना, जो हमारे इंडियन जो कल्चर है, क्या आप उसको जो भी बोलते हैं, तो शूद्र जो होता है ना, सबसे लोएस्ट कास्ट को माना जाता है। और ऐसा बोला जाता था एक टाइम पे, अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है शूद्र को माना जाता था अनटचेबल लोग। यानी कि आपको पता होगा कुछ जमाने में एक टाइम ऐसा था कि कुछ लोगों को ना अछूत मानते थे, यानी कि हम उनको छू नहीं सकते थे। अनटचेबिलिटी आपको सुना होगा हिस्ट्री में, आप 10th में आ गए, आपने इतने सारे हिस्ट्री पढ़े हैं अभी तक, तो आपने एक चीज जरूर सुना होगा, अनटचेबिलिटी, यानी कि ये इंसान को मैं छू नहीं सकता। आपने एक मूवी देखा होगा कचरा कचरा, याद आया? कचरे से एक मूवी थी आमिर खान की, ठीक है, उसमें वो जो व्यक्ति था वो अछूत था कि अगर उसको कोई छू देता है यानी कि वो भी जो है वो क्या हो गया, अनटचेबल हो गया, ठीक है। तो आमिर खान ने उस मूवी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि यार ये अनटचेबिलिटी की भावना नहीं रखना चाहिए, वो भी तो इंसान है यार, मैं भी तो इंसान हूं, हम दोनों इक्वल ही है ना, इसमें अछूत और छूत कहां से आ गया। तो ये जो शूद्र थे वो महात्मा फुले ने यहाँ पे उनके बारे में मेंशन किया था। और साथ ही में उन्होंने एक बुक मेंशन की थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी नाम का एक बुक मेंशन किया था। और उन्होंने ये सोच के अटेंशन पाने की कोशिश की थी कि ये जो वुमेन्स होती हैं, औरतें होती है, फिर शूद्र लोग होते हैं, अतिशूद्र लोग होते हैं, उनको यहां पे किस प्रकार नीचे के लेवल पे रखा जा रहा है, और साथ में रिलीजन के नाम पे किस प्रकार उनको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी की जा रही है, ये सब चीज उन्होंने अपने बुक में मेंशन की थी। और जो टर्म होता है शूद्र और अतिशूद्र, इसका मतलब मैंने आपको बताया, जो कि सबसे नीचे रैंक वाले जो कास्ट होते हैं, छूत अछूत जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो टाइप के लोग होते हैं इनके बारे में वर्णन किया गया। लेकिन आज के डेट में थैंक टू हमारा संविधान इस प्रकार है कि ये सब चीजें आज बहुत कम रह गई है हमारे कंट्री में। लेकिन कुछ ऐसे रूरल इलाके हैं जो पिछले एकदम पिछड़े इलाके हैं गांव के, उसमें शायद होता होगा ऐसा, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, हम तो यार मार्स पे जाने लगे हैं आज, तो ये बहुत ज्यादा चेंज भी हो गया है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है और सोचने वाली बात है, ठीक है। और जो रोल है इनका, जो पीपल जो ये दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि ये हमारे सिस्टम को, जैसे कि कल्चरल और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया है, इसको चेंज कर सके और शेप दे सके। बट इनका जो रोल है, अगर मैं बात करूं, ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के हिसाब से होता है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे हमारे, उन्होंने ये चीज को समझा और इसको एक फैक्ट के रूप में लेके आए, और साथ ही में उन्होंने कंटिन्यूअसली इनके बारे में मेंशन किया था कि ये सब चीज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सब चीज किस प्रकार है, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी, फैक्ट बताने की कोशिश की थी। और साथ ही में उन्होंने दो बुक लिखे थे, दो बुक जो लिखे थे उनका नाम था शूद्र एंड द अनटचेबल्स। देखो यार, अनटचेबल यहां पे अभी आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे भी व्यक्ति थे वो टाइम पे जो अछूत थे, तो उनको यहां पे एनहांस करने के लिए, उनको यहां पे जागरूक करने के लिए और लोगों को बताने के लिए उन्होंने बुक भी मेंशन किया था, जो कि शूद्र था और अनटचेबल। ये दो बुक लिखा, एक बुक का नाम था शूद्रस और दूसरे बुक का नाम था अनटचेबल्स। ये दो बुक लिखा उन्हें, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में। ये जो सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सुबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, ये हो गया हमारा दो टाइप का हिस्टोरियोग्राफी। अब तीसरा टाइप का जो हिस्टोरियोग्राफी है जिसका नाम है फेमिनिस्ट
हिस्टोरियोग्राफी। तो ये एग्जैक्टली क्या है? अब फेमिनिस्ट है तो नाम से आपको पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें फीमेल्स जो होंगे इनका रोल होगा। तो अगर बात करें कि बहुत समय पहले से ही हमारे कंट्री में, जब ब्रिटिश नहीं थे उसके पहले की भी बात करें, तो विमेंस को यानी औरतों को वो टाइप का दर्जा नहीं देते थे। औरतों को सिर्फ यहां पे घर का खाना बनाना, घर गृहस्थी संभालना और बच्चे पैदा करने के लिए ही किया जाता था, नथिंग एल्स। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी कि आप बाहर जाओ, घर के बाहर। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी कि आप बाहर लड़कों के साथ जाके पढ़ सकते हो। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी कि आप जॉब करो जाके या फिर कोई भी कुछ काम करो। तो ये जो चीजें थी वो हक उनसे छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मेल जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये चीज को समझा, एंड जो विमेन्स थी उनकी क्या रोल थी। जैसे पुराने जमाने में भी बहुत सारी विमेन्स ऐसी रही है जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे नाम है यार, मुझे तो याद भी नहीं आते, लेकिन इतने सारे नाम है हमारे फीमेल्स में जो एक बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे हैं और बहुत ही ज्यादा देश के लिए उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स मिल जाएगी। तो ये सब चीज को यहां पे वो उन्होंने बोला, किसमें? जो हिस्टोरियंस थे, जो ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी जो लिख रहे थे, और खासकर मेल भी थे, तो उन्होंने बोला कि हमें जो विमेंस का कंट्रीब्यूशन है हमारे हिस्ट्री के अंदर, हमारे इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये सब चीज को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही में उन्होंने हाईलाइट करते हुए बोला कि हमारे हिस्ट्री में वीमेंस का होना, फीमेल्स का होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स का होना है। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के हिसाब से लिखा जा रहा था। एंड इसके हिसाब से ये भी बोला गया कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हम जो है हमारा हिस्ट्री राइटिंग जो है वो विमेंस के हिसाब से भी लिखे और कुछ चीज़ें जो है उनको इंपॉर्टेंस के तौर पे दिया जाए। और साथ ही में ऐसा भी बोला जाता था कि विमेंस का जो पोजीशन है हमारे हिस्ट्री में, जो कि बहुत पीछे ढकेल दिया गया है, क्योंकि हम कंसिडर नहीं करते विमेंस को। हम मेल डोमिनेंट कंट्री है ना, हम इंडिया, खासकर बाहर देश का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में खासकर मेल डोमिनेंट होते हैं, यानी कि हम ही सब कुछ है, आदमी ही सब कुछ है, परिवार में मेन कौन? आदमी। तो ये चीज़ ना हो, और इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक तरीके से आप बोलो कि आपको आगे लाने के लिए, विमेंस को आगे लाने के लिए और उनको ही इक्वल दर्जा देने के लिए ये सब चीजें जो है होने लगी और हिस्टोग्राफी में बहुत बड़ा रोल होने लगा। और साथ ही में अगर बात करें कुछ ऑथर्स थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी सी में ताराबाई शिंदे, नाम याद रखना, ठीक है, लिख देता हूं, बुक में आपको नाम मिल जाएगा, ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे हो गया, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि पहली महिला बनी थी लिखने के लिए। एंड यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी था हमारा, मेल डोमिनेंट हमेशा करता था। क्यों मेल डोमिनेंट? क्योंकि हर लोग मेल के बारे में बात करते थे, यानी आदमी ही तरक्की करेगा, आदमी ही बाहर पढ़ने जा सकता है, एजुकेशन ले सकता है, बाहर जॉब पे जा सकता है, और फीमेल सब ये सब काम करने के लिए बनी है, घर के काम, गृहस्थी एंड ऑल। तो ये सब चीज़ को डोमिनेट ना करे, इसके लिए उन्होंने एक बुक मेंशन किया था, और खासकर उसमें मेल डोमिनेंट और कास्ट सिस्टम और सोशल सिस्टम के बारे में जिक्र किया था। और उनका बुक था स्त्री पुरुष तुलना। वाह, क्या बुक है! बुक का नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि हम तुलना करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, स्त्री और पुरुष को कंपेयर करना। तो उन्होंने वो बुक लिखा था और उसमें मेंशन करके दिखाया था कि किस हिसाब से जो स्त्री है यानी फीमेल्स और जो पुरुष है यानी मेल है, उनको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया, और क्या इंपॉर्टेंस है फीमेल्स का वो सब भी बताया। और 1882 में ये जो है फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक जो है इसको लॉन्च कर दिया था। पहली फीमेल्स के ऊपर जो बुक है इसको लॉन्च किया गया था। एंड फिर 1888 में एक बुक लिखा गया था पंडिता रामाबाई की तरफ से, जो कि एक नाम था वो बुक का द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है ना, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। एक बुक लिखा गया था जिसकी ऑथर थी, कौन थी? पंडिता रामाबाई। एक पब्लिश किया गया था ये बुक। फिर फेमिनिस्ट अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो इसमें भी बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है हमारा चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो उसमें एक चीज कंसंट्रेशन में हमेशा लिया जाता है, जैसे कि विमेंस के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि विमेंस के बारे में कोई सोचता नहीं है कि वो बाहर जाके भी जॉब कर सकती है। जॉब मतलब वो टाइम पे वैसा जॉब नहीं था जो आज के डेट में, लेकिन फिर भी कुछ बाहर निकल के कुछ भी काम कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं, कुछ भी ये सब चीजें नहीं थी। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट थे जैसे कि औरतें जब बीमार पड़ जाती थी तो उनको हॉस्पिटल्स या फिर जो दवा खाना होता था वहां नहीं लेके जाते थे, उनको घर पे ही इलाज करते थे, बची तो बची, नहीं तो फिर गई काम से, ऐसा वाला होता था। तो ये नाइंसाफी क्यों? मेल के लिए आप अलग नियम बनाओगे, फीमेल के लिए अलग नियम बनाओगे, तो ये सभी चीज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था वो टाइम पे। एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए और हर चीज में एक राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, ये सब चीजें होने लगी। एंड कुछ ऐसे रिसेंट पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर है, जैसे कि मीरा कोसाम्बी बुक है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड नाम का एक बुक है। फिर फेमिनिस्ट एस्से, बहुत सारे फीमेल्स के ऊपर एस्से है नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे कि सोशल हिस्ट्री के बारे में, जो कि एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ये साथ में हिस्ट्री के बारे में ये जो एस्सेस लिखे गए हैं ये एक बताता है लाइफ स्टोरी के बारे में। किसके बारे में? लाइफ स्टोरी ऑफ द विमेंस, खासकर किसके बारे में? पंडित रामाबाई, जिन्होंने मैंने बुक बोला ना कि पंडित रामाबाई ने बुक लिखा था द हाई कास्ट
हिंदू वुमेन, ठीक है ना। तो इनके बारे में ऐसे लिखा गया। फिर डॉक्टर रुक्मणीबाई, ठीक है ना, रुखमाबाई जो है उनके ऊपर, जो कि पहली लेडी डॉक्टर थी इंडिया की। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया। क्या बता दिया? कि हमारी देश की पहली लेडी डॉक्टर, क्या नाम है उनका? रुखमाबाई, डॉक्टर रुखमाबाई। इसको तो मैं लिख दूंगा यहां पे ताकि आप लोग का नाम याद रहे, डॉक्टर रुखमाबाई, रुखमा, डॉक्टर रुखमाबाई। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको एमसीक्यूज वगैरह में या फिर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर, तो ये सब चीज आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे जाके, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो डॉक्टर रुखमाबाई जो हो गए, ये जो हमारे पहले प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर थी इंडिया में। एंड बहुत सारे ऐसे लिटरेचर अगर बात करें जो कि हमारे दलित और जो विमेन होती थी, खासकर महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ऐसे भी बहुत सारे विमेन्स देखे गए हैं महाराष्ट्र में जो दलित कैटेगरी में आती थी, उनके बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंसिडर की गई थी। और साथ ही में जो डॉक्टर शर्मिला रेगे का जो काम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नोटवर्दी था। और उनका जो बुक था राइटिंग कास्ट और राइटिंग जेंडर जो था, बहुत ही अच्छा बुक था। राइटिंग कास्ट यानी कि कास्ट के बारे में उन्होंने मेंशन किया था, जेंडर यानी विमेन्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बुक मेंशन की थी। तो ये सभी चीज, ठीक है ना। फिर रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमनीज, जो कि उनके एसेस थे और ऑटोबायोग्राफी थे दलित वुमेन के ऊपर। दलित वुमेन के ऊपर ऑटोबायोग्राफी जो होता है ना, मैंने यहाँ पे आत्मकथा, वो सब चीजें जो है वो लिखी गई थी ताकि विमेन्स का इंपॉर्टेंस समाज में आए, डेवलपमेंट हो सके और इस प्रकार लोगों की जो सोच है ये सब पढ़ने के बाद वो बदल सके। तो ये सभी चीजें जो है वो होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। और ऐसे अगर देखा जाए तो देयर आर बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने ये सब चीज के बारे में आइडियोलॉजी जो है अपनी व्यक्त की है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीजें चेंज होने लगी है वो आज से चेंज हो गई क्या अचानक से 21वीं सदी में आके चेंज हो गई? नहीं, ये धीरे धीरे चेंज, जब हम लोग को आजादी मिली थी उसके बाद ही बहुत सारे चेंजेस होने लगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पुराने लोग रहे, एंसेस्टर्स रहे हमारे, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके हमारे विमेन्स को आगे लाने की सोची है। आज हम लोग सोचते हैं ना, आज हम लोग कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं तो विमेन्स भी हम लोग को देखने मिलती है। हो सकता है मेल से भी हायर पोजीशन में विमेन्स होती हैं, ठीक है ना। कुछ विमेन्स तो ऐसी होती है जो किसी कंपनी की मालिक होती है और हम उनके अंडर में इंटरव्यू देने जाते हैं, करेक्ट है, होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको शर्म वाली बात नहीं है, आपको प्राउड होना चाहिए कि एक टाइम पे विमेन्स का कंडीशन यार हमारे देश में कितना खराब था और आज देखो कितने आगे बढ़ गई है। और वो आगे किसी के एहसान की वजह से नहीं बढ़ी, अपने टैलेंट की वजह से बढ़ी है। इससे एक चीज पता चलता है कि विमेन्स, हमेशा मैं बोलता हूं यार, मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं, बट आप लोग लड़के लोगे तो बुरा मान जाओगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विमेन्स इज मोर लाइक टैलेंटेड एंड बोलते हैं ना पावरफुल देन मैन। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, ये सच बात है। इसके लिए माँ का जो दर्जा है, जो मदर होती है हमारी, उनका दर्जा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे टॉप पे माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनके पास एक अलग लेवल का पावर होता है, अलग लेवल का टैलेंट होता है, जो मेन जो है वो समझ नहीं पाते। और वो जमाने में ऐसा होता था कि मेन जो है वो हमेशा विमेन्स को अत्याचार वगैरह करते थे, जिसकी वजह से विमेन्स दब के रहती थी। लेकिन आज के डेट ऐसा नहीं है। आज अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो वो आपको दबा देगी, करेक्ट है। तो ये सब चीजें जो है वो समझने वाली बात है। और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज पढ़ के, हिस्टोरियोग्राफी के माध्यम से पढ़ के और खासकर पढ़ा के, कि ये जो चीज मुझे पता चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और मुझे काफी अच्छा लगता है कि किस प्रकार हमारे विमेन्स का जो आइडियोलॉजीज था वो कैसे सामने आया, और किस प्रकार जो हमारे पुराने जो लोग थे, जैसे इतने सारे मैंने नाम लिया जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने राइटिंग की, बुक्स लिखी बहुत सारी, जिसके वजह से हमारा समाज चेंज हो रहा है और आगे भी चेंज होता रहेगा और बहुत ज्यादा तरक्की पा लेगा। ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। फिर ऐसे कुछ बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जैसे कि सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ हो गए सेन, रिया सत्कार जीएस, और सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर सेजवालकर, ये इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नोटवर्दी रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये सब चीज के लिए। और रिसेंट टाइम्स की अगर बात करें, कुछ हिस्टोरियंस जैसे कि यशवंत दिनकर फाड़के, रामचंद्र गुहा, इन्होंने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है मॉडर्न इंडिया के हिस्टोरियोग्राफी को मेंशन करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हमारा जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हिस्टोरियोग्राफी माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। एंड साथ ही में यह माना जाता है कि हमारा इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का कुछ पार्ट ऐसे है जो बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुका है, और हमारा जो इन्फ्लुएंस है, ये जो मुहिम चल रही है, जो मूवमेंट चल रही है, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है और हमारे देश को बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री की तरफ लेके चले जा रहा है। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे, और जो इंटरनल इश्यूज बहुत सारे जो है ये हिस्टोरियोग्राफी के माध्यम से, ये नॉलेज लेने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर पाएंगे, खासकर विमेन्स भी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टाइप का हिस्टोरियोग्राफी जो हमने आज पढ़ाया है, आपको चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, सुबल्टन हो, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज ये 3 टॉपिक पढ़ना है, तो हो गया हमारा 3 टॉपिक खत्म। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो गया टोटली कंप्लीट। तो फाइनली ये चैप्टर, यार इतना लंबा चैप्टर था कि हर एक चीज बारीकी से बताते बताते हम लोग को 5 लेक्चर लग गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास पेशेंस लेवल होगा, क्योंकि यार पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत ही आगे चल रहे हैं सिलेबस में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस आराम आराम से पढ़ना है। साइंस
और मैथ्स तो पहले से ही कंप्लीट है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 हर चीज कंप्लीटेड है। तो आपको वो सब वीडियोस भी आराम से घर पे बैठ बैठ के देखने हैं, और ये हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे ला रहे हैं नए वाले वीडियो, ये भी आपको देखने हैं। तो इस तरीके से आप जो भी फॉलो करोगे आपको हर चीज मिलता रहेगा, और इतने सारी चीजें हैं कि आप आराम आराम से देखोगे। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, दिन में 4 से 5 वीडियो, और उससे भी ज्यादा अगर पॉसिबल हो पाए तो वो देखो, क्योंकि जितना ज्यादा अभी से पढ़ लोगे बाद में आपको लोड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो सकता है आपका ऑफलाइन हो सकता है कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि होएगा ही, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक सब कोविड वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को फोकस करना है और मेरी बात जो है ध्यान में रखनी है, क्लियर है। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो जल्द आपके सामने और भी ऐसे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे, बेहतरीन वीडियोस आपके सामने जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों। प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। हमारी मेहनत उन तक पहुंचाओ यार, शेयर करो वीडियो को। एंड साथ ही में आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।